हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन। यूक्लिड्स एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने कुछ डेफिनेशन लिखी और कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज़ को एज्यूम किया। ये उस समय की बात है जब कोई ज्योमेट्री के बारे में कुछ नहीं जानता था। किसी को नहीं पता था कि पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, प्लेन सरफेस क्या होता है। तो आज हम वो सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे जो यूक्लिड्स ने बताई। यूक्लिड्स ने कुछ डेफिनेशन दी, सबसे पहले हम उन्हीं को समझेंगे और इस चैप्टर में तीन ही चीज़ें आपको समझनी है: यूक्लिड्स डेफिनेशंस, यूक्लिड्स एक्सियम्स एंड यूक्लिड्स पोस्टुलेट। तो पहले हम यूक्लिड्स ने जो डेफिनेशन दी उनको समझ लेते हैं। तो यूक्लिड्स ने डेफिनेशन दी हैं कुछ। फर्स्ट डेफिनेशन जो यूक्लिड ने दी है वो है अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। मीन्स पॉइंट वो होता है जिसका कोई भी पार्ट नहीं होता है। जैसे ये एक पॉइंट है, अब ये एक पॉइंट है और पॉइंट इतनी छोटी सी चीज है कि इसके हम और पार्ट्स नहीं कर सकते। मतलब पॉइंट का कोई भी पार्ट नहीं होता, ना पॉइंट की लेंथ होती है, ना पॉइंट की ब्रेड्थ होती है, और भी कोई पार्ट पॉइंट का नहीं होता। तो अगर कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज पॉइंट, तो आप कह सकते हो अ पॉइंट इज दैट विच हैज नॉट पार्ट। मतलब पॉइंट वो होता है जिसका कोई भी और पार्ट नहीं होता। इसके बाद डेफिनेशन जो दी है यूक्लिड्स ने सेकंड, वो है अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। लाइन की कोई भी ब्रेड्थ नहीं होती है, लेंथ तो होती है लेकिन ब्रेड्थ नहीं होती है। ये एक लाइन है, अब इसकी तो लेंथ तो है लेकिन इसकी कोई ब्रेड्थ नहीं है। तो लाइन की लेंथ तो हो सकती है, होती है, लेकिन उसकी कोई ब्रेड्थ नहीं होती है। तो अगर कोई आपके लाइन की डेफिनेशन पूछ ले तो आप कहोगे अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। मीन्स लाइन जो है वो एक लेंथ तो होती है लाइन की लेकिन ब्रेड्थ नहीं होती है, ब्रेड्थ लेस होती है। मीन्स कोई भी ब्रेड्थ लाइन की नहीं होती है। तो देखिए इसकी लेंथ तो है लेकिन अगर हम इसकी ब्रेड्थ की बात करें तो इसकी कोई ब्रेड्थ नहीं होती है। ये यूक्लिड्स ने सेकंड डेफिनेशन में बोला है। अब हम आ जाते हैं थर्ड डेफिनेशन के ऊपर। थर्ड डेफिनेशन में पूछा है द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। मतलब लाइन के जो एंड्स होते हैं वो पॉइंट्स होते हैं। जैसे सपोज ये एक लाइन है और इसका जो एंड होगा ये एक पॉइंट होगा, और ऐसे ही स्टार्टिंग में जो होता है ये भी एक पॉइंट होता है। तो द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स, यानी लाइन के जो एंड्स होते हैं ये वाला और ये वाला, ये एक पॉइंट्स होता है। तो ये डेफिनेशन थी थर्ड। फोर्थ डेफिनेशन में यूक्लिड ने बोला है अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। मीन्स ये देखिए ये एक लाइन है और लाइन हमेशा पॉइंट से मिलके बनी होती है। जैसे अगर हम पॉइंट्स को, कई सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें इस तरह से, ये देखिए अगर पॉइंट्स को हम मिलाते हुए चले जाएं तो कई सारे पॉइंट्स को मिला के जो है एक लाइन बन जाती है। तो ये देखिए ये लाइन बन गई। तो अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। जो लाइन होती है वो पॉइंट से ही मिलके बनी होती है। अगर कई सारे पॉइंट्स को, छोटे छोटे पॉइंट्स को हम मिला के बना दें तो एक लाइन बन जाएगी। यही फोर्थ डेफिनेशन में यूक्लिड्स ने बोला है। अब हम आ जाते हैं इसके फिफ्थ डेफिनेशन में। फिफ्थ डेफिनेशन में यूक्लिड्स ने बोला है अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। एक जो सरफेस होता है, सपोज ये कोई एक सरफेस है, ये एक सरफेस हमने ये मान लिया सरफेस। तो ये अगर कोई एक सरफेस है तो इसमें केवल लेंथ और ब्रेड्थ होगी। देखिए ये जैसे लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, लेंथ और ब्रेड्थ होगी। जैसे ये पेपर भी, ये पेपर भी अगर देखें तो ये भी एक सरफेस है। इसमें देखिए लेंथ और ब्रेड्थ दोनों हैं, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, लेकिन इसकी हाइट नहीं है। यानी अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। सरफेस वो होता है जिसकी सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होती है। जैसे ये पेपर है, इसकी ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होती है सरफेस की, हाइट नहीं होती है। इसके बाद सिक्स डेफिनेशन में बोला है द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइन। सपोज
ये कोई एक सरफेस है और इसकी एजेस अगर आप देखें, ये एजेस और ये एजेस, ये क्या है? ये लाइंस हैं। तो यूक्लिड्स ने बोला है द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइन। किसी भी सरफेस की जो एजेस होती हैं वो लाइंस होती हैं। इसी तरह अगर हम एक और बात कर लें, ये सपोज ये एक सरफेस ले लें, तो इस सरफेस में भी अगर आप देखें तो इस सरफेस में भी जो एजेस हैं ये सारी क्या हैं? ये सब लाइंस हैं, ये भी लाइंस हैं। तो यही यूक्लिड ने बोला है अपने 6th डेफिनेशन में। अब हम आ जाते हैं इसके 7th डेफिनेशन में। 7th डेफिनेशन में यूक्लिड ने बोला है अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। कोई एक प्लेन सरफेस है, उसने ये कहा है कोई एक प्लेन सरफेस है और ये प्लेन सरफेस कई सारी स्ट्रेट लाइन से मिलके बना होता है। तो देखिए, ये अगर हम यहाँ देखें, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइन इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। तो ये जो है कई सारी स्ट्रेट लाइन से मिलके जो है एक प्लेन सरफेस बनता है। ये थी डेफिनेशंस जो यूक्लिड्स ने दी थी। अब देखिए, इसके बाद एक चीज आती है जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। ट्रूथ का मतलब होता है जो हमेशा एक सत्य है। मेरे हाथ में एक पेन है, मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में एक पेन है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारे हाथ में एक पेन है। यूट्यूब में LNG Maths 9 नाम का एक चैनल है, तो ये बिल्कुल है, उसी में आपके ये वीडियो देख पा रहे हो, तो ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूक्लिड ने यूनिवर्सल ट्रूथ के 2 पार्ट किए। एक को उसने नाम दिया एक्सिम्स और दूसरे को नाम दिया पोस्टुलेट। अब देखिए, एक्सिम्स क्या होता है? एक्सिम्स की जो डेफिनेशन है वो ये है, एक्सिम्स वर assumptions used throughout mathematics and not specifically linked to geometry। मीन्स एक्सिम्स जो है वो ऐसे ट्रूथ होते हैं जो मैथमेटिक्स में कहीं पर भी यूज हो सकते हैं। यानी अगर हम बात करें अरिथमेटिक में, एलजेब्रा में, ट्रिग्नोमेट्री में, कैलकुलस में, डायनामिक्स में, स्टैटिक्स में, ज्योमेट्री में, तो जो एक्सिम्स होते हैं वो कहीं पे भी यूज हो सकते हैं। एक्सिम्स वर assumptions used throughout मैथमेटिक्स। मीन्स मैथमेटिक्स के किसी भी पार्ट में एक्सिम्स यूज हो सकते हैं एंड नॉट स्पेसिफिकली लिंक्ड टू ज्योमेट्री। और ये सिर्फ ज्योमेट्री से ही लिंक्ड नहीं होता है, ये होता है एक्सिम्स। अब आ जाते हैं पोस्टुलेट। पोस्टुलेट वर assumptions that were specific to ज्योमेट्री। और जो पोस्टुलेट होते हैं वो ऐसे ट्रूथ होते हैं जो आप सिर्फ ज्योमेट्री में यूज करते हो। तो देखिए, एक्सिम्स क्या होता है, ये आप दोबारा से समझ लीजिए। ये होता है एवरीवेयर इन मैथ्स, एवरीवेयर इन मैथ्स। मैथ्स में कहीं भी यूज हो सकता है एक्सिम्स। और जो पोस्टुलेट होता है वो केवल ज्योमेट्री से लिंक्ड होता है, ओनली इन ज्योमेट्री। तो पोस्टुलेट भी आप समझ गए होंगे और एक्सिम्स भी आप समझ गए होंगे। एक्सिम्स जो है मैथमेटिक्स में कहीं पे भी यूज हो जाता है, किसी भी टाइप की मैथमेटिक्स में, अरिथमेटिक हो, एलजेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, कैलकुलस हो, डायनामिक्स हो, स्टैटिक्स हो, ज्योमेट्री हो। लेकिन पोस्टुलेट जो है वो ऐसे ट्रूथ होते हैं जो सिर्फ ज्योमेट्री से लिंक्ड होते हैं, यानी ज्योमेट्री में यूज होते हैं। अब हम जो यूक्लिड्स ने एक्सिम्स दिए थे ये हम समझ लेते हैं। देखिए, एक्सिम्स का मतलब होता है, ये आपको पहले मैं आपको बता देता हूं, एक्सिम्स का मतलब होता है स्वयं सिद्ध। अगर आप हिंदी में समझेंगे, स्वयं सिद्ध का मतलब होता है जो अपने आप में ही सिद्ध हैं, जिनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो यूक्लिड्स ने जो एक्सिम्स दिए थे ये आपको सीक्वेंस से याद होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये याद होना चाहिए कि कौन सा नंबर का जो एक्सिम्स है उसमें यूक्लिड्स ने क्या बोला था। तो आपको ये नंबर से याद होने चाहिए। चलिए, फर्स्ट की बात करते हैं। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मीन्स जो फर्स्ट एक्सिम्स दिया था उसमें यह कहा था यूक्लिड ने कि जैसे
सपोज इसे एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज a इक्वल टू बी के है और b इक्वल टू सी के है। देखिए a जो है b के इक्वल है और b c के इक्वल है, तो जो b और c हैं ये आपस में इक्वल होंगे। ये इंप्लाइज करता है कि b और c ये आपस में इक्वल होंगे। ये यूक्लिड्स ने जो फर्स्ट एक्सिम्स था इसमें हमें समझाया है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर कोई दो चीजें एक दूसरे के इक्वल हैं तो दोनों चीजें भी आपस में इक्वल होंगी। अगर ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है तो बी और सी भी आपस में इक्वल होंगे। ये फर्स्ट एक्सिम्स है। सेकंड एक्सिम्स की बात करें, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। इसने बोला है कि अगर सेम नंबर हम दोनों तरफ ऐड कर दें तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम बनी रहेगी। जैसे एग्जांपल से अगर समझे, अगर a इक्वल टू बी है और हम दोनों साइड में 2 को ऐड कर दें, सपोज हम यहां लिखें एडिंग 2 टू बोथ साइड, तो होगा क्या, हम यहां पे भी 2 को ऐड करेंगे और दूसरी तरफ भी हम 2 को ऐड करेंगे, तो ये बराबर ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये भी आपस में इक्वल ही रहेंगे क्योंकि a और b ये आपस में इक्वल है। तो अगर सेम इक्वल चीज अगर हम यहां पे भी ऐड कर दें और यहां पे भी ऐड कर दें तो भी ये सेम ही रहेगा। यानी अगर a इक्वल टू बी के है तो a प्लस 2 ये भी इक्वल होगा b प्लस 2 के। ये सेकेंड एक्सिम्स है। थर्ड एक्सिम्स की बात करें, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। अगर कोई दो चीजें इक्वल हैं, सपोज a इक्वल है b के और सेम चीज हम दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी यहां हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग टू बोथ साइड, तो a माइनस 2 ये इक्वल हो जाएगा b माइनस 2 के। मीन्स ऐसा करने से इक्वेशन इक्वल ही रहेगी, इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दो चीजें इक्वल हैं और सेम इक्वल चीज हम दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी इक्वेशन सेम ही रहेगी, इक्वल ही रहेगी। अब हम इसका कर लेते हैं फोर्थ एक्सिम्स। यूक्लिड्स ने जो फोर्थ एक्सिम दिया है उसमें यह कहा है, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। देखिए कोइंसाइड का मतलब होता है समान होना, यानी मेल खाना, सेम चीज बिल्कुल लेंथ में ब्रेड्थ में बिल्कुल सेम हो। यानी थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। माना एक लाइन है, सपोज एक लाइन है ए बी, इस तरह से आप समझेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। सपोज एक लाइन है ए बी और एक लाइन है सी डी। अगर मैं इस ए बी लाइन को उठा के इसके ऊपर रख दूं सी डी के और ये दोनों पॉइंट जो है बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाएं, ये वाला ए वाला सी के ऊपर आ जाए, बी वाला डी के ऊपर आ जाए, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो इसी को कहते हैं कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर देंगे, बिल्कुल मेल खा रहे हैं, बिल्कुल सेम एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। ए सी के ऊपर आ जाएगा, बी डी के ऊपर आ जाएगा, मीन्स इन दोनों की जो लेंथ है वो इक्वल हो जाएगी। इसको दूसरे एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। देखिए सपोज ये 2 रुपीज का कॉइन है, कोइंसाइड का मतलब होता है ये 2 रुपीज का कॉइन है और ये भी एक 2 रुपीज का कॉइन है। अगर मैं इस 2 रुपीज के कॉइन को इस 2 रुपीज के कॉइन के ऊपर रख दूं तो देखिए बिल्कुल सेम, इसने एक दूसरे को ढक लिया है, ओवरलैप कर दिया है, कहीं से भी ज्यादा कहीं से भी छोटा नहीं है, कहीं से भी कोई भी दूसरा कॉइन बाहर नहीं निकल रहा है, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर है, एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लिया है, तो ये आपस में इक्वल होंगे। यही जो है एक्सिम्स है 4 यूक्लिड्स ने बोला है। तो ये आप समझ गए होंगे कि 4th नंबर की जो एक्सिम्स है वो क्या है। अब हम कर लेते हैं इसका 5th एक्सिम्स। 5th एक्सिम्स में यूक्लिड ने कहा है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जो होल होता है, पूरा होता है, वो किसी पार्ट से बड़ा होता है। तो देखिए तो बहुत सिंपल सी बात है। सपोज ये केक है, सपोज ये केक है, ये केक है और मैं इसका एक पार्ट निकाल लेता हूं। सपोज मैं यहां से
कोई एक पार्ट निकाल लेता हूं इसका, तो ये पार्ट जो होगा, ये पार्ट निकाल लिया, तो द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो ये जो होल है, होल मीन्स पूरा, वो इस पार्ट से बड़ा होगा। आप भी कह रहे होंगे कितनी इजी चीज है। तो देखिए, ये इजी तो अब आपको लग ही रहा होगा, लेकिन ये उस समय की बात है जब ज्योमेट्री के बारे में जी भी किसी को नहीं पता था। तो उस समय ये जो है एक्सिम्स यूक्लिड्स ने दी थी। तो उस समय के हिसाब से अगर देखें तो ये बहुत बड़ी बात है। आज हमें लग रहा होगा ये बहुत इजी चीजें हैं, इसमें से कई सारी चीजें तो आपको मालूम ही है पहले से। तो फिफ्थ एक्सिम्स में यूक्लिड्स ने कहा था द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जो होल होता है ये हमेशा बड़ा होता है उसके किसी एक पार्ट से। तो बहुत इजी है। अब हम कर लेते हैं इसका सिक्स्थ एक्सियम। सिक्स्थ एक्सियम में कहा था यूक्लिड्स ने थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मीन्स अगर आपके पास ए है कोई और वो बी का डबल है, यानी बी को हम डबल करें वो ए के इक्वल हो जाए, और ए ये 2C के इक्वल है, यानी सी का भी डबल है ए और बी का भी डबल है, तो बी और सी आपस में इक्वल होंगे। तो ये इंप्लाइज करेगा कि बी इक्वल टू सी के। अब इसको दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं। अगर आपके सपोज दो फ्रेंड हैं जिनका वेट आपसे डबल है, एक फ्रेंड है उसका वेट भी आपसे डबल है, दूसरा फ्रेंड है उसका भी वेट आपसे डबल है, तो उन दोनों का वेट आपस में बराबर होगा। तो इतनी इजी चीज बोली थी 6 एग्जाम्स में। अब आप समझ गए होंगे। अब हम कर लेते हैं 7th एक्सिम। 7th एक्सिम में यूक्लिड्स ने कहा थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। देखिए बिल्कुल वैसी चीज है। अब अगर मैं ए जो है बी का अगर हाफ करूं, बी का अगर मैं हाफ करूं वो इक्वल हो जाए ए के, और इसी तरह अगर ए जो है वो सी का भी हाफ हो जाए, तो ये बी और सी ये आपस में इक्वल होंगे। तो बी इक्वल टू हो जाएगा सी के। बी का हाफ अगर ए के इक्वल है और सी का हाफ भी ए के इक्वल है, तो बी और सी दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये 7th एक्सिम में यूक्लिड्स ने बोला था। अब हम यूक्लिड्स ने 5 पोस्टुलेट भी दिए, उनको हम बारी बारी से समझ लेते हैं। पोस्टुलेट मैंने आपको बता दिया था जो रिलेटेड होता है ज्योमेट्री से। तो पोस्टुलेट फर्स्ट, इसमें कहा है अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। यानी देखिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर एक स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है, एक स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है। सपोज एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, तो यहां से सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है। सपोज ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, एक स्ट्रेट लाइन हमने खींच ली, और हम यूं करके भी खींच दें, ये भी एक, लेकिन स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है, ये आपको याद रखना है। अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। अगर कोई दो पॉइंट हैं, इनके बीच में कोई एक स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है, ये पोस्टुलेट 1 है। इसी का एक एक्सियम 5.1 है, उसमें यूक्लिड्स ने कहा है गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। यानी दो अलग अलग अगर पॉइंट हैं तो इनके बीच में सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है। ये भी इसी से रिलेटेड है, ये मैंने आपको समझा दिया। दो अगर पॉइंट हैं तो इनके बीच में आप खींच के देख लीजिएगा, ड्रॉ करके देख लीजिएगा। दो अगर पॉइंट लें तो इनके बीच में सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है, दूसरी आप यूं तो खींच सकते हो, लेकिन स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है तो दो पॉइंट्स के बीच में सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है। यह आपका एक्सियम 5.1 था। अब हम पोस्टुलेट 2 की बात कर लेते हैं। इसमें यूक्लिड्स ने कहा है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। मीन्स अगर हम लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड करते हैं तो वो एक लाइन बन जाती है। जैसे अगर मैं सपोज ये एक लाइन सेगमेंट ले लूं ए और बी, अगर हम लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड करते हैं, अगर मैं इसको एक एक्सटेंड करूं, इसको आगे बढ़ा दूं और इसको इधर से भी आगे बढ़ा दूं, तो ये एक लाइन बन जाएगी।
तो अगर हम लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड करते हैं तो एक लाइन बन जाती है, जिसे हम आज के टाइम पे लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो यूक्लिड्स ने इसे ही टर्मिनेट लाइन बोला था। तो पोस्टुलेट 2 में बोला है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। अगर हम इस लाइन सेगमेंट को टर्मिनेट कर दें, यानी इसको और आगे बढ़ा दें, इधर से भी और इधर से भी, तो ये प्रोड्यूस इनडेफिनेटली, तो इनडेफिनेटली बढ़ जाएगी, कहीं पे भी इसको कितना भी आगे और कितना भी पीछे खींचा जा सकता है। ये था पोस्टुलेट 2। अब हम कर लेते हैं पोस्टुलेट 3। पोस्टुलेट 3 में यूक्लिड्स ने कहा है अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। मीन्स किसी सेंटर से कितना भी रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। जैसे सपोज ये हमने एक सेंटर लिया और इतना हमने रेडियस ले लिया और यहां से एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब हम इसी सेंटर से ये वाला रेडियस ले लें इतना, तो भी हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम इस सेंटर से एक और रेडियस ले लें इससे कम वाला, तो यहां से भी एक सर्कल बनाया जा सकता है। तो पोस्टुलेट 3 में यही है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। पोस्टुलेट 4 में बोला है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। सारे राइट एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो देखिए ये तो बड़ी मजाक की बात है, सारे राइट एंगल तो एक दूसरे के इक्वल होंगे ही, क्योंकि राइट एंगल होते ही 90 डिग्री के हैं। सपोज एक ये राइट एंगल है मीन्स ये 90 डिग्री का है। सपोज एक ये एंगल है, ये भी राइट एंगल है मीन्स 90 डिग्री का है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये तो बहुत ईजी बात है, ये तो आपको मालूम ही है। अगर दोनों राइट एंगल हैं, राइट एंगल का मतलब ही होता है 90 डिग्री का, तो वो तो इक्वल होंगे ही। ये तो बहुत ईजी है पोस्टुलेट 4, ये आपको पहले से ही पता होगा। ओके, अब हम कर लेते हैं पोस्टुलेट 5। पोस्टुलेट 5 में है इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, देन द टू स्ट्रेट लाइंस if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, फिगर बना के समझाऊंगा, तो आपको ये पोस्टुलेट 5 इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए सपोज दो लाइन हैं, एक ये हम ले लेते हैं A और B, ये एक लाइन है, ये लाइन हो गई, और एक लाइन और है C और D, इसको हम नाम दे देते हैं C और D। ये है C और ये D, तो दो लाइन हो गई AB और CD। और इसमें कोई ट्रांसवर्सल है, सपोज ट्रांसवर्सल लाइन है कोई P और Q, ये P और ये Q। तो यहां पे देखिए इस तरफ भी एंगल बन रहे हैं, इंटीरियर एंगल की बात हो रही है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इंटीरियर एंगल अगर सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बन रहे हो, तो अगर इनका ऐड सम दोनों का 180 डिग्री से कम हो, तो ये आपस में अगर इनको आगे बढ़ाया जाए तो ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। यही है, देखिए अब इन दोनों का जो ऐड है, सपोज ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, अगर एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम है ये लेस देन होगा 180 डिग्री से, तो जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। यही है पोस्टुलेट 5। आप दोबारा समझ लीजिए, पोस्टुलेट 5 कहता है कि अगर दो लाइन है AB और CD और इन्हें एक लाइन PQ इंटरसेक्ट कर रही है, ट्रांसवर्सल है, तो अगर इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड का सम, जैसे यहाँ फिगर में एंगल 1 और एंगल 2 है, इनका सम 180 डिग्री से कम होगा, तो उन्हें उस साइड जैसे ही यहाँ लेफ्ट साइड में आगे बढ़ाया जाएगा तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। आप खुद ही देख लो, अगर मैं यहाँ से इनको आगे बढ़ाऊंगा तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। मीन्स इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री से ज़्यादा होगा या इक्वल होगा। लेकिन अगर कम है, 180 डिग्री से कम है, जिस साइड ट्रांसवर्सल के जिस साइड भी सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल
जिस साइड भी एंगल्स का इंटीरियर एंगल्स का एड 180 डिग्री से कम होगा तो उस तरफ उस साइड अगर हम इस लाइंस को आगे बढ़ाएंगे तो ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर ली है। तो यही है आपका पोस्टुलेट 5। अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। तो ये तो थे आपके यूक्लिड्स के पोस्टुलेट। आपको ये याद रखना है कि एक्सिम्स और पोस्टुलेट ये यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, इन्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है। जिन्हें प्रूफ की जरूरत होती है उन्हें हम कहते हैं थ्योरम। ये आपको याद रखना है, जिन्हें प्रूफ की जरूरत होती है उन्हें हम थ्योरम कहते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखिए ये आपके एनसीईआरटी में बुक में भी एग्जाम्पल हैं, इसको यहां कर लेते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करने हैं। तो एग्जाम्पल 1 हम ले लेते हैं। इफ ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन, एक लाइन है इसमें 3 पॉइंट हैं ए बी एंड सी, एंड बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, और जो ये बी पॉइंट है वो ए और सी के बीच में कहीं है, देन प्रूव दैट, तो प्रूव करिए कि ए बी प्लस बी सी, ये ए बी प्लस बी सी यानी ए बी और बी सी को अगर हम ऐड करेंगे तो वह ए सी के बराबर हो जाएगा। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए यहां ए बी प्लस बी सी ये ए सी पर कोइंसाइड कर रहा है। देखिए ए बी और प्लस बी सी अगर हम करें तो ये देखिए मैंने आपको बताया था कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, बिल्कुल उसके बराबर ही है, उसी के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। तो ए बी प्लस बी सी को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये बिल्कुल ए सी के बराबर ही हो जाएगा, उस पर ये कोइंसाइड करेगा। और आपको यूक्लिड्स के एक्सियम 4 में बताया था कि थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ये आपको याद रखना है एक्सियम्स के नंबर के हिसाब से भी। तो जो चीजें एक दूसरे को कोइंसाइड करती हैं वो यानी ओवरलैप कर देती हैं तो वो आपस में इक्वल होती हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम किस तरह से लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे इन द गिवन फिगर या इन द फिगर गिवन अबव, इन द फिगर गिवन अबव AC coincides with AB plus BC. Also, अब यहां पे हम यूक्लिड्स की जो एक्सियम है उसका भी जरूर डिटेल देंगे। आल्सो यूक्लिड्स axiom 4 says that things which coincide with one another are equal to one another. मीन्स यूक्लिड के 4 एक्सिम्स में बोला गया था कि थिंग्स विच कोइंसाइड विद अनदर, अगर कोई भी दो चीजें एक दूसरे को कोइंसाइड करती हैं, बिल्कुल ओवरलैप करती हैं, बिल्कुल उसके ऊपर आ जाती हैं, तो वो आपस में इक्वल होंगी। तो इसलिए सो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी के होगा। तो इसी तरह से आपको ये प्रूव करना था। अब हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 को देखिए, इसमें है प्रूव दैट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। मीन्स कोई भी एक लाइन सेगमेंट, किसी भी लेंथ की अगर एक लाइन सेगमेंट ले लिया जाए तो उससे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करना है, इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले तो हम लिखेंगे गिवन, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है सपोज हम एक लाइन सेगमेंट ले लेंगे ए बी, तो यहां लिख लेंगे अ लाइन सेगमेंट
ए बी ऑफ एनी लेंथ। यही हमें क्वेश्चन में पूछा था कि किसी भी लेंथ की अगर हम कोई लाइन ले लें, लाइन सेगमेंट ले लें, तो उससे जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल बन सकता है। तो ये तो हमारा है जो हमें गिवन है। अब हमें प्रूव करना है, तो इसके लिए हम लिखेंगे टू प्रूव। प्रूव क्या करना है? तो प्रूव क्या करना है? एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन लाइन सेगमेंट ए बी। ये हमें प्रूव करना है। तो ये भी लिख लेते हैं, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल can be constructed on line segment AB। अब देखिए हमें ये करके भी दिखाना है। सपोज एक हम लाइन ले लेते हैं कोई सी भी, सपोज हम एक लाइन ले लेते हैं किसी भी लेंथ की, सपोज इस लेंथ की लाइन ले ली, और हमें ये प्रूव करना है कि इस लाइन में ये कितने की भी हो, इससे हमें लेना देना नहीं है। हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स उसकी तीनों साइड इक्वल हो जानी चाहिए। तो कैसे बनेगा? देखिए, इसको हम यहां से लेंगे। सपोज ये ए और बी है, ये जो लाइन सेगमेंट है ये ए बी है। अब हम यहां से इसकी लेंथ लेंगे, यानी ए को सेंटर मान के और ए बी को रेडियस मान के। ये ए को हम सेंटर मानेंगे और ए बी को हम रेडियस मानेंगे। इतना ए बी को रेडियस मानकर एक आर्क लगानी है, तो एक आर्क लगा लेंगे इस तरह से। फिर इसी तरह बी को सेंटर मानेंगे इस बार, और बी ए को रेडियस मानकर, तो बी ए तो ये हमने ले रखा है, ये देखिए बी ए है, और इसको रेडियस बना के एक आर्क लगाएंगे। अब ये आर्क जहां पे मिल गया है, इसी को, ये आर्क जहां पे काटा है, इसको हम ए, इसको हम नाम दे देते हैं सी। अब इसको हम ए सी को ज्वाइन कर लेंगे और बी सी को ज्वाइन कर लेंगे। ये काम आपको स्केल से करना है, मैं आपको यहां पे रफ बता रहा हूं। तो आपको स्केल से एक लाइन खींचनी है, लाइन सेगमेंट ए बी किसी भी लेंथ की हो सकती है। फिर आपको ए को सेंटर मानना है और ए बी आपको लेंथ लेनी है, इतना रेडियस लेना है और एक आर्क लगाना है। इसी तरह इस बार बी को आपको सेंटर मानना है और ए बी के बराबर रेडियस से एक आर्क लगाना है। जहां पे आर्क एक दूसरे को कट करेंगे वहां से उसको आप सी पॉइंट नाम दे दीजिएगा, और ए और सी को ज्वाइन कर लेंगे और बी और सी को ज्वाइन कर लेंगे, तो आपका ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करके भी दिखाना है। और आपको ये याद रखना है कि आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी इसमें लिखना होगा। जैसे जैसे आपने ड्रॉ किया है वैसे वैसे आपको ये स्टेप्स भी लिखने होंगे। तो मैं आपको एक बार लिख के भी दिखा देता हूं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन किस तरह से आपको लिखने हैं, बहुत इजी है। जैसे जैसे आपने बनाया है वैसे वैसे आपको स्टेप लिखने हैं। फर्स्ट स्टेप, टेकिंग ए एज सेंटर एंड ए बी एज अ रेडियस ड्रॉ एन आर्क। यही किया था हमने। तो टेकिंग ए एज सेंटर एंड ए बी एज रेडियस ड्रॉ एन आर्क। इसके बाद पहले हमने ए को सेंटर माना था, इस बार बी को सेंटर मान के किया था। तो इस बार लिख लेंगे टेकिंग बी एज सेंटर एंड बी ए एज रेडियस ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क। इसके बाद दोनों ने इंटरसेक्ट किया है सी पे, तो हम लिख देंगे लेट बोथ
इंटरसेक्ट एट सी। इसके बाद हमने क्या किया था, ए सी को और बी सी को ज्वाइन कर लिया था, ज्वाइन ए सी एंड बी सी। और लास्ट में हम लिख लेंगे फिफ्थ पॉइंट, इस तरह से हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल गया था ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी इज रिक्वायर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये तो कंस्ट्रक्शन हुआ, अब इसे प्रूफ भी तो करके दिखाना होगा। तो प्रूफ कैसे करेंगे, तो ये भी देख लेते हैं। हम यहां पे लिखेंगे प्रूफ। अब देखिए, अगर आप इसमें देखें तो ए बी और ए सी, ये ए बी और ए सी ये आपस में इक्वल है, और ए बी और बी सी ये आपस में इक्वल हैं। तो इसके लिए हम लिख लेंगे ए बी इक्वल टू ए सी के है, और ए बी इक्वल टू बी सी के भी है। और ये क्यों है, क्योंकि सेम रेडियस लिया था हमने। तो यहां पे हम लिख देंगे रीजन क्यों है, सेम रेडियस। अब देखिए एक्सियम 1 यहां पे यूज होगा। एक्सियम 1 में क्या कहा था, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो यहां पे अगर ए बी और ए सी इक्वल हैं, ए बी और बी सी इक्वल हैं, तो ए बी बी सी और ए सी ये भी तीनों आपस में इक्वल होंगी। और जब तीनों इक्वल हो जाएंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम एक्सियम 1, इसीलिए मैंने आपको बोला है कि आपको एक्सियम के नंबर भी याद होना चाहिए कि किस एक्सियम किस नंबर में क्या बोला था। तो एक्सियम 1 में कहा था थिंग्स, ये भी आपको जरूर लिखना है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स are equal to one another। इसका मतलब है ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी बी सी के इक्वल है, क्योंकि हमने सेम रेडियस लिया था। तो ए बी ए सी और बी सी ये आपस में सारे इक्वल होंगे एक्सियम 1 के अनुसार। तो इसके लिए हम लिख देंगे ए बी इक्वल टू हो जाएगा बी सी के, और बी सी इक्वल टू हो जाएगा ए सी के, और ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। और जब तीनों लाइन सेगमेंट आपस में इक्वल हो जाएंगे तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इस तरह से आपको ये एग्जाम्पल भी मैंने समझा दिए हैं ताकि आपको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसी के साथ आज चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन हो जाता है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।